गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हिंदी का 17वां चैप्टर यमुना का उद्गम और मिलन का अभ्यास करेंगे। हम सबको पता ही है यमुना है वो हमारे देश की एक बहुत ही अच्छी नदी है। चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। हमारे देश के उत्तर में खड़ा हिमालय नदियों का स्रोत है, यानी कि हमारे देश में जो उत्तर पर खड़ा है हिमालय, वह नदियों का यानी कि जहाँ से नदी आती है उसका स्थान है। हिमालय का अर्थ हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर। हिमालय का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ होती है तो उसको बर्फ का घर भी कहा जाता है। अनंत नदियाँ, नाले, झरने हिमालय से निकलते हैं। उत्तर दिशा में फैले ऊंची ऊंची चोटियों वाले हिमालय की एक चोटी का नाम है यमुनोत्री। क्या बोलते हैं कि उनके आसपास कई सारे पर्वत हैं, उनमें से जो एक बड़ा और बहुत ही ऊंचा है उसका नाम है यमुनोत्री, जहाँ से यमुना निकलती है। यहीं से यमुना नदी की यात्रा शुरू होती है, यानी कि वहाँ से यमुना नदी निकलती है। यमुना की लंबाई निकलकर यह नदी पोंटा साहब के पास हथिनी कुंड नामक जगह पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उद्गम स्थान यानी कि जहाँ से वह निकलती है वह खुद के उद्गम स्थान से निकलकर वह जो पोटा साहब नाम का स्थल है उधर जाती है और उधर से हथिनी कुंड नामक जो जगह है उसको मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, उधर से वो आती है। जब तक यह पहाड़ों में रहती है इसकी गति और चंचलता दर्शनीय है, यानी कि जब तक वो पहाड़ों के बीच रहती है ना तब उसको देखने की बहुत ही अच्छा लगता है। यह शोर मचाती हुई भागती है, क्योंकि जब पानी पत्थरों से टकराती है तो बहुत ही आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ उसे टकराती है, बहुत ही शोर मचाती है। हथिनी कुंड के बाद यह हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत होते हुए दिल्ली की सीमा में प्रवेश करती है। वह हथिनी कुंड के बाद वो जहाँ से हरियाणा में जाती है उसके बाद यमुना नगर में, करनाल में, पानीपत में होते होते हुए वह दिल्ली आती है। दिल्ली के बाद फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा पहुँचती है। आगरा में ताजमहल देखती है। तपश्चात इलाहाबाद पहुँचती है गंगा से मिलने के लिए, यानी कि वो सब जगह पर निकल कर वह गंगा से मिलने जाती है। जो नदी बहते बहते समुद्र में जा मिलती है उसे स्वतंत्र नदी कहते हैं, यानी कि जो खुद की तरह से समुद्र को मिलती है उसे स्वतंत्रता नदी। ऐसी नदियों में बीच बीच में दूसरी नदियों मिलती रहती है। बीच बीच में आम मिलने वाली नदियों को सहायक नदियाँ कहती है, यानी कि एक बड़ी नदी तो निकलती है लेकिन उसके आसपास से थोड़ी और नदियाँ निकलती है तो उसको उसके सहायक कहते हैं, यानी कि साथीदार। गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में यमुना का विशेष महत्व है, यानी कि गंगा नदी का साथ देने वाली बहुत ही विशेष जो नदी है उसका नाम है यमुना। गंगा की गति तीव्र है, यमुना मंथर गति से बहती है, यानी कि गंगा की बहुत ही गति तेज होती है और जो यमुना है वह धीरे धीरे से निकलती है। प्रत्येक नदी का एक जल ग्रहण क्षेत्र होता है। प्रत्येक नदी जल को लेने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचती है, यानी कि वह जल को ग्रहण करती है। जल ग्रहण क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से नदी जल आ सकता है, यानी कि जहाँ से नदी में पानी आता हो उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते।
यानी कि वो जहाँ से आती है वो सबको प्रभावित करती है। यमुना नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 3,45,838 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 6 राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उनका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और इसमें जो हमारी राजधानी है दिल्ली, उसका भी नाम दिया गया है, वह भी उसमें शामिल है। 6 राज्यों के नाम इस प्रकार है: उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यानी कि वो जिससे में 6 राज्य है उसमें ये सारे नाम है। किन किन राज्य है वो हमें दिखाई दिया गया है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, यानी कि उसकी जो महत्व की पहले की सहायक नदियां हैं वो है चंबल, हिडन, टोस, बेतवा और केन। इनमें चंबल सबसे बड़ी है, चंबल नदी सबसे बड़ी है। यमुना में प्रति वर्ष लगभग 100 अरब किलोमीटर जल करता है। यमुना नदी में प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष में 100 अरब जितना जल बहता है। कुल प्रवाहित जल का 80% भाग 3 बरसाती महीनों में बह जाता है। यानी कि जो बारिश की मौसम है उसमें 3% जो भाग प्रतिशत होता है ना, 80% भाग वो 3 ही महीनों में निकल जाता है, बह जाता है। इसीलिए अन्य ऋतुओं में यमुना नदी में कम पानी रहता है। यानी कि जो मौसम होती है बारिश की उसमें बहुत सारा पानी निकल जाता है, इसीलिए अन्य ऋतु में वहाँ पानी कम होता है। सम्राट फिरोज शाह तुगलक ने यमुना से निकलते सम्राट फिरोज शाह थे, उन्होंने क्या किया थी कि उन्होंने नहर खुदवाई थी जो हरियाणा के हिसार जिले में आती थी। बाद में बादशाह अकबर ने इसकी एक शाखा दिल्ली तक खुदवाई। बाद में अकबर बादशाह ने क्या किया कि उसकी नहर थी वो दिल्ली तक खुदवाई। अंग्रेजों ने इसकी मरम्मत करवाकर इसे पश्चिमी यमुना नहर का नाम दिया। अब जब हमारे देश में अंग्रेजों थे, उन लोगों ने क्या किया कि उसकी मरम्मत कराई, यानी कि उनमें कामकाज करवाया और उनको क्या नाम दिया? पश्चिमी यमुना। यह नहर हाथीनी कुंड के पास स्थित ताजेवाला बैराज से शुरू होती है। हमने आगे देखा कि हाथीनी कुंड था, उसके पास में जो ताजेवाला बैराज था ना, उससे वह शुरू होती है। यहीं से पूर्वी यमुना नहर भी शुरू होती है। यहाँ से जो पूर्वी यमुना नहर थी वह भी शुरू होती है। आगरा नहर दिल्ली स्थित ओखला बैराज से शुरू होती है। जो आगरा की नहर है वह दिल्ली स्थित ओखला से बैराज से शुरू होती है। क्या तुम बता सकते हो कि नहरें क्यों बनाई जाती हैं? चलो, कोई बताएगा नहरें क्यों बनाई जाती है? चलो सुनते हैं। इसका एक कारण यह है कि जिन क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पानी पहुंचाकर लोगों की ज़रूरत पूरी की जाए। जहां तक हमें पानी पहुंचाना असंभव है वहां ये नहरें बनाकर हम एक दूसरे को पानी पहुंचा सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि बरसात में जब नदी की बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी को नहर अपने में रोक ले। बाढ़ यानी कि हम बोलते हैं ना कि तब आते हैं, बाढ़ आते हैं तब वो पानी को रोक देती है, अन्यथा अतिरिक्त पानी तबाही ला सकता है। यानी कि जो सीमा है उससे ज़्यादा पानी आता है तो वो तबाही ला सकता है। तीसरा कारण यह है कि मुख्य धारा द्वारा अधिकांश पानी समुद्र तक न पहुँचे, अपितु नहरों द्वारा मैदानों में ही इस्तेमाल के लिए रोका जाए। यानी कि इसका उपयोग सब लोग कर सके और वो बहुत समुद्र तक न पहुंच सके। पिछले कुछ वर्षों में यमुना नदी के पानी में प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। यानी कि पिछले कई सालों से यमुना नदी के पानी में प्रदूषण यानी कि कचरा फैल चुका है। पानी में बाहर से डाले गए अवशिष्ट अर्थात कचरा या मल जल जैसे गंदे पदार्थ पानी को दूषित कर देते हैं। यानी कि हम जो पानी में कूड़े कचरे डालते हैं
और मल मूत्र सब करते हैं तो उससे पानी गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। इससे जल उपयोग लायक नहीं रहता है, यानी कि वह पीने लायक या कोई और काम करने के लायक नहीं रहता है। इसी को जल प्रदूषण कहते हैं, यानी कि जो प्रदूषण हम पानी में करते हैं उसे जल प्रदूषण कहते हैं। साफ सुथरा जल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे जीवन में और हमें स्वस्थ रहने के लिए साफ सुथरा पानी बहुत ही जरूरी है। पर अब जल एक दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है। अब जल क्या बनता जा रहा है? दुर्लभ वस्तु, यानी कि कठिनता से प्राप्त होने वाला। जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं शहरों से आने वाले गंदे नाले और उपयोगों का कचरा। उद्योगों नाले में गंदे गंदे कूड़े कचरे डालते हैं और हमारे जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो कचरा डालते हैं, इससे पानी दूषित होता है। यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जैसे अनेक बड़े बड़े औद्योगिक नगर बसे हुए हैं, यानी कि जो यमुना नदी निकलती है उसके आसपास जो बड़े बड़े शहर हैं उनके बड़े बड़े औद्योगिक उद्योगों भी लगे हुए हैं। हम शहर से कई नाले गंदा पानी लिए हुए सीधी यमुना से मिल जाते हैं, यानी कि हर शहर में ऐसे कई सारे नाले हैं जो डायरेक्ट यमुना से मिल जाते हैं। वे नदी को प्रदूषित कर देते हैं, वह अपने कूड़े कचरे से नदी को प्रदूषित कर देते हैं। नगर पालिकाएं और नगर निगम गंदे पानी को साफ करने के बाद ही उसे नदियों में मिलने देती है, यानी कि जो नगर पालिकाएँ होती है वो पानी को साफ करके ही नदियों में जाने देते हैं। पर बहुत कम नगरों में गंदे पानी को साफ करने की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि बहुत कम ऐसे नगर हैं जिसमें ये सुविधाएं हैं। अभी यमुना नदी के किनारे स्थित 8 प्रमुख शहरों से लगभग 16 लाख लीटर गंदा पानी और कचरा प्रतिदिन नदी में आ मिलता है, यानी कि हर रोज़ प्रतिदिन यानी कि रोज़ाना 16 लाख लीटर गंदा पानी और कचरा नदी में मिलता है। नहीं है, यानी कि जो बड़े बड़े देशों हैं उनमें जो मुख्य कारण है कि उद्योगों से निकला हुआ जो रासायनिक पदार्थ है निस्त्राव वो नहीं मिलता। उद्योग धंधे को केवल 20% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो 20% प्रदूषण है वही ये लोग फैलाते हैं। शेष 80% प्रदूषण घरेलू मल, जल और शहरी कचरे के कारण होता है, यानी कि 80% ऐसे हैं जो हमारे मल, जल और शहरी कचरों से निकलते हैं। इस प्रदूषण ने न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि ये जो प्रदूषण फैला रहे हैं उसमें सिर्फ मनुष्य का ही नहीं लेकिन पशु पक्षी का भी कहते हैं। सामूहिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, मवेशियों को नहलाने, नदी के ठीक किनारे मुर्दों को जलाने तथा मवेशियों के शवों को नदी में बहाने से जल प्रदूषण बढ़ता है, यानी कि हम जो क्रियाकांड करते हैं और सब साथ में जाके स्नान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और कई किनारों पर तो मुर्दे को उधर ही नहलाकर उधर ही जलाने पड़ते हैं, तो ये सारे काम से जल प्रदूषण बढ़ता है। पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, मथुरा और आगरा में अनेक कारखाने हैं। ये बड़े बड़े शहरों में अनेक औद्योगिक कारखाने हैं। कारखानों में भी पानी का उपयोग किया जाता है। उद्योग के बाद बचे गंदे पानी में कई विषैले पदार्थ नदी में मिलता है, तब प्रदूषित होने के साथ साथ यह पानी जहरीला भी हो जाता है, यानी कि जो केमिकल्स वो लोग यूज़ करते हैं तो उसके कारण पानी में जहर भी फैलाता है। ऐसा पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता है, यानी कि
ऐसा पानी हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वो उसके लायक भी नहीं होता है। मथुरा में कपड़ों की रंगाई के कई कारखाने हैं जिनसे रंगीन पानी निकलकर यमुना में मिल जाते हैं। यानी कि जो मथुरा नगर है उसमें जो कपड़ों को रंगते हैं उसका बड़ा कारखाना है, तो उसमें जो रंग निकलते हैं कपड़ों में तो उसके बाद वह रंगीन पानी यमुना में मिला देते हैं। इसके प्रभाव से यमुना का पानी रंगीन हो जाता है। इसके कारण हमको पानी में रंग दिखाई देता है। यमुना नदी में बरसात को छोड़कर बाकी ऋतुओं में पानी की कमी हो जाती है। यमुना नदी ऐसी है कि बारिश के समय उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, बारिश नहीं होती है तो उधर पानी की कमी हो जाती है। अधिक पानी में जब गंदा पानी मिलाया जाता है तब उसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है। यानी कि जब बहुत पानी होता है तो उसमें थोड़ा सा गंदा पानी मिल जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत कम पानी में थोड़ा प्रदूषण भी प्रभावित होता है, और जब कम पानी हो और प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है तो वह दिखाई देता है। यमुना नदी की स्थिति ऐसी ही है। पिछले कुछ वर्षों में यमुना नदी की सफाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है। यानी कि पिछले कितने साल में अलग अलग योजनाएं बनाई गई है क्योंकि उसको हम साफ रख सकें। भविष्य में यमुना नदी संभवतः कुछ साफ हो जाएगी। यानी कि का कर्तव्य है कि नदियों को साफ रखने में हम सरकार की मदद करें। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए और सरकार को साथ देना चाहिए। नदी के किनारे या नदी में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। हमें भी नदी में या नदी के किनारे में गंदी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। प्राचीन समय में नदियों के किनारों पर ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। नदियों की पवित्रता को देखकर ही इनके किनारों पर आश्रम बनाते थे। पहले के समय में यानी कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों नदियों की पवित्रता को देखकर अपने आश्रम उधर बनाते थे। आज स्थिति बदल गई है। यदि नदियाँ मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति करती है तो मनुष्यों को भी चाहिए कि वे नदियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करें। यानी कि हम ऐसा चाहते हैं कि नदियाँ हमारी सारी आवश्यकता है वो पूरी करें, यानी कि जो हमें संकट आते हैं वो पूरे करें। तो लेकिन हमको भी नदियों की जो आवश्यकता होती है उनको पूरी करनी चाहिए। इसमें मनुष्य का अपना ही कल्याण होगा, यानी कि इसमें मनुष्य का ही भला होगा। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। उद्गम यानी उत्पत्ति, प्रदूषण यानी हवा या पानी में गंदगी से दोष उत्पन्न हो जाना, स्रोत यानी वह स्थान जहाँ से किसी चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति हो, नदी, सोता। अवशिष्ट यानी उपयोग में न आने वाला बचा हुआ मलिन पदार्थ, बचा हुआ पदार्थ। आलय यानी घर, दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होने वाला, उपलब्ध यानी प्राप्त, दर्शनीय यानी देखने योग्य, निस्त्र कल्याण यानी लाभ, बैराज यानी वह स्थान जहाँ पानी रोककर नियंत्रण में किया जाता है। थैंक यू।